प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष कुशवाहा जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव साथी सुभाष चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शंभुनाथ सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के युवा नेता प्रशांत पंकज जी, जंग बहादुर कुशवाहा जी, अंगद कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, चंदन बागची जी, पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष साथी अशोक राम जी, उधर सुभाष चंद्रवंशी जी के बगल में बैठी पार्टी की नेत्री, जिनके भाषण पर आप सब लोग जोरदार ताली बजा रहे थे। देखिए, 3 दिन से हम लोग इस शिविर में हैं और उस वक्त जितना जोरदार बजाया था आपने, अभी तक 3 दिनों में नहीं बजाया। अभी वाला थोड़ा हुआ। अच्छा, ये भी उन्हीं के लिए हुआ। श्रीमती स्नेह लता जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष, जिनकी देख रेख में यहाँ की व्यवस्था चल रही है, हिमांशु पटेल जी, पार्टी की नेत्री श्रीमती श्वेता सुमन जी, साथी अजय कुशवाहा जी, चौधरी विनोद निषाद जी, पप्पू वर्मा जी, और भी यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, रिंकू सोनी जी, राजा राम गुप्ता जी, जीसू सिंह जी, डॉक्टर राम कुमार मेहता जी, झुन्ना सिंह जी, कपिल कुशवाहा जी, रोहतास के महत्वपूर्ण साथियों में से एक हैं। राम पुकार सिन्हा जी तो और दूर है, तो इधर से हम बढ़ रहे हैं ना, तो इधर से बढ़ रहे हैं। यही तो कहे कि नाम आप लोग दिए नहीं ना, इसलिए परेशानी हो रही है। बीसी पटेल जी, अशोक मेहता जी, अनंत कुमार गुप्ता जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी। हम कोई वरिष्ठता के क्रम में नहीं बोल रहे हैं, जो जिधर से जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है उस क्रम में हम बोल रहे हैं, इसलिए इसको वरिष्ठता से मत जोड़िएगा कि किनका नाम पहले ले लिए, किनका नाम बाद में ले लिए। उधर सफदर इमाम साहब हैं, पप्पू सिंह जी हैं, स्मृति कुमुद जी हैं, नंद कुमार सिंह जी हैं, रणधीर जी हैं, उनके बगल में चंदन जी बैठे हैं, बीच में महेंद्र बैठा जी, उधर सर छुपा हुआ था, महेंद्र बैठा जी बैठे हैं,
डॉक्टर दीपक जी हैं, गनौर जी हैं, अब पीछे भी हैं लोग, अब छोड़ दीजिए, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मंच पर बैठे हुए सभी शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से उपस्थित हैं, सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, 3 दिनों के कार्यक्रम का भी समापन हो रहा है। सभी वक्ताओं ने चर्चा की है, उन विषयों पर थोड़ी चर्चा मैंने प्रारंभिक भाषण में भी की थी और आज भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं 3 दिनों से जो इंतजाम हुआ है, जिस इंतजाम का ही परिणाम है कि यहां बैठे हुए कुछ लोग ऊँघ रहे हैं, नींद आ रही है। इतना मिठाई, अब जब हिमांशु पटेल यहां से बोल रहे थे मिठाई का नाम, तो नाम सुनकर ही जब नींद आने लगे तो खाने के बाद क्या हो रहा होगा। हम तो मिठाई खाते नहीं हैं, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम सब लोगों ने मिलकर किया। इस जिला के साथियों ने दिन रात मेहनत करके, हम लोग तो यहाँ भाषण सुन रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन इस जिला के साथी और भी अगल बगल के भी कुछ साथी वहाँ गेट के पास होते थे। बहुत सारे नेता लोग वहाँ जहाँ खाना बन रहा था वहाँ लगे हुए थे। तो जितने लोग लगे हुए थे इस व्यवस्था में, उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि इतना अच्छे तरीके से हम सब लोग 3 दिनों तक यहाँ रहे हैं और कार्यक्रम हम सब लोगों ने किया है। तो उन लोगों की मेहनत का परिणाम है। अब इसमें हिमांशु पटेल और प्रशांत पंकज जी, ये 2 आदमी की भूमिका, अब कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सबसे कम, लेकिन बहुत ऐसी भूमिका है जिसकी चर्चा होनी ही चाहिए। तो आप दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक किया। इस बात के लिए मैं, और अभी कोई 3 दिन नहीं, जब से कार्यक्रम होना तय हुआ तब से, तो आप दोनों का मैं अपनी ओर से और यहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अच्छा आपने किया। यहाँ अलग अलग जिम्मेवारी लोगों को दी गई थी, जिसमें आवास की व्यवस्था देख रहे थे चंदन बागची जी, संजय मेहता जी, चंदन जी, सोनू कुशवाहा जी, अर्जुन कुशवाहा जी और नालंदा जिला के और सभी साथी लोग। उसके अतिरिक्त जहां खाना बन रहा था उसकी व्यवस्था देख रहे थे भरत प्रसाद सिंह जी, अशोक मेहता जी, डॉक्टर जंग बहादुर सिंह जी, विनोद कुशवाहा जी, पप्पू वर्मा जी, रशीद अहमद जी, पप्पू चौधरी जी, राजगीर के साथी हैं पप्पू चौधरी जी, काफी उत्साही साथी हैं। इन्होंने, इन सब लोगों ने मिलकर काफी मेहनत की। पानी की व्यवस्था देख रहे थे राम कुमार वर्मा जी, जो औरंगाबाद के साथी हैं। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वहां, उस व्यवस्था को देख रहे थे देवेंद्र कुशवाहा जी, रामानंद जी, प्रतीक कुशवाहा जी, सुधीर जी, टुट्टू जी, इंद्रजीत जी और भी इनके साथ युवा साथी सब लोग देख रहे थे। बिजली की व्यवस्था देख रहे थे मनोज यादव जी, सचिन कुशवाहा जी। तो इस तरह से सब लोगों ने मिलकर अपनी देख रेख में इतना अच्छा इंतजाम किया। इसके लिए इन सभी लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
और जिन लोगों के बारे में हिमांशु पटेल ने बताया कि किस साथी ने, जिला के साथियों ने अलग अलग जगह से कुछ कुछ सामान देकर हर तरह से इस व्यवस्था को सफल बनाने में सब लोगों ने सहयोग किया, तो उनका मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करता हूं। और इसमें एक साथी तो ब्रजनंदन प्रसाद कुशवाहा जी हैं उर्फ बाजू महतो जी। अभी मुझको थोड़ी देर जानकारी मिली कि इन्होंने 21,000 रुपया, नवादा जिला के साथी हैं, वहेरा कोई गांव है वारसलीगंज में, वहां से आते हैं, तो इन्होंने 21,000 रुपया इस काम में नगद के रूप में मदद की है। और इसके अतिरिक्त कैमूर के भी एक साथी हैं जिन्होंने 50,000 रुपया, राजकुमार जी हैं, उन्होंने 50,000 रुपया इस काम में पहले दिया है। तो इस तरह से इन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। आप सब लोगों ने मिलकर इस काम को सफल बनाया। देखिए, अब तो कार्यक्रम का समापन हो रहा है, इसके बाद आप सब लोग भोजन करेंगे और वापस जाएंगे। काफी अच्छी चर्चा हुई 3 दिनों तक, और यहाँ जो चर्चा हुई मुख्य मंच से, इसके अतिरिक्त भी कुछ और व्यवस्था की गई थी अलग से अतिरिक्त बैठकों के लिए, जिसमें अति पिछड़ा समाज के जो लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिला से, अनुसूचित जाति जनजाति समाज से जुड़े हुए जो लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से महिलाएं आई हुई हैं, इन सभी लोगों की अलग अलग बैठक भी हुई है। और उन बैठकों में भी हम लोगों ने उनका सुझाव लिया है, किन समस्याओं से अति पिछड़ा समाज के लोग जूझते रहते हैं, दलित महादलित समाज के लोग या महिलाएं, तो उनके बारे में भी यहाँ हम लोगों ने अलग से भी उनकी राय ली है। साथ ही साथ आप सब लोगों ने भी राय दी। जो आधार पत्र रखा गया, भविष्य की कार्यसूची रखी गई, उस पर भी महत्वपूर्ण बहुत सारा सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको बताया गया है कि इन तमाम सुझावों को समाहित करके और बाद में हम लोग आपका जो सुझाव आया उसको भी, साथ ही साथ और जो बाहर के भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं अलग अलग विषयों के, उनसे भी हम लोग राय परामर्श करेंगे। और राय परामर्श करके फिर पार्टी की ओर से दृष्टि पत्र, विजन डॉक्यूमेंट हम लोग कुछ ही दिनों के बाद जारी करेंगे अंतिम रूप से। उसी विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर पार्टी आगे काम करेगी। तो इस काम को पूरा किया गया है। चर्चा जितनी होनी थी हो गई है। मित्रों, जब यहाँ चर्चा चल रही थी तो मैं भी आपकी बातों को सुन रहा था, और उस क्रम में कई बातें आई और मुझको मुनासिब लगा कि उनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं करूं। कई लोगों ने खुलकर और कई लोगों ने मिलकर अलग से भी, पता नहीं क्यों और पता नहीं क्या कुछ आधार उसका है, तभी लोग चर्चा करते हैं। यहां से भी कहा गया, एक प्रस्ताव लेकर आप सब लोगों ने मुझको अधिकृत भी किया है अभी, कि जो भी राजनीतिक निर्णय आगे लेना हो, आप इस बात के लिए अधिकृत हैं, निर्णय लीजिए। लोग, मीडिया के लोग हमसे भी पूछते रहते हैं। अब बीच में मैं दिल्ली गया था, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, वह बात भी चर्चा में आई। उसके पहले जब हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई थी, तब दिल्ली के एक अस्पताल में मैं रूटीन चेकअप के लिए भर्ती था, और भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मित्र ऐसे ही मिलने के लिए चले गए। तो उस वक्त भी खबर, उस समय की मुलाकात को भी लोगों ने खबर बना दिया था। पार्टी बनाने के बाद तो चर्चा और आगे बढ़ गई।
लोग पूछने लगे कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन फाइनल हो गया, क्या करने वाले हैं आप। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है और आप सब लोगों ने आज उसी संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया, मेरे ऊपर जवाबदेही दी कि आप जब भी जो निर्णय लेना हो आप निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। तो आपने मुझको अधिकृत किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, निर्णय जब लेना होगा तब लेंगे। निर्णय लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी पार्टी के लिए काम करने की जल्दीबाजी है और उस दृष्टि से जल्दीबाजी शब्द पार्टी के लिए मैं इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं है, साल भर से भी कम है। अब साल भर से कम अभी हम कहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने बनाई है, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल बीत गया, 3 महीना बने, 2.5 महीना लगभग हो गया। तो देखते देखते 2.5 महीना बीत गया, तो देखते देखते बाकी 10 महीना भी बीत जाएगा। हाँ, यह ठीक है कि जब से हम लोगों ने पार्टी बनाई है निरंतर हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम में लगे होंगे। तो आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि सिर्फ पटना से जो नेता साथी हैं यही लोग लगे रहे और आपके जिला में जाएं तब आप लगिए, इतना भर से काम नहीं चलने वाला है। अब आप जहां भी हैं, अपने गांव में, घर में, जिला में, जहां भी हैं, जिस रूप में उसी रूप में 24 घंटा में आप अपना रोज का काम करने के बाद कम से कम 10 घंटा या 8 घंटा पार्टी के लिए रोज लगिए, तब जो आप चर्चा करते हैं वहां तक पार्टी पहुंच पाएगी। तो इस काम में लगना है। मैं कह रहा था कि एक सवाल जो लोग शंका व्यक्त करते रहते हैं और यहां से भी कल भी एक साथी ने कहा, मिलकर भी लोग कहते रहते हैं कि जो भी निर्णय होगा भविष्य में आप लीजिएगा, लेकिन पार्टी को फिर से कहीं विलय कर दीजिए, इस बात का निर्णय नहीं लीजिएगा। कल भी यह बात यहां से उठी है। हम तो पहला दिन बोलते हुए उस दिन भी हमने कहा था कि किस परिस्थिति में हमने निर्णय लिया। वोट का डिवीजन हो रहा था और जनता की ओर से कंजूसी हो गई। जनता उसी समय या तो मुकम्मल नीतीश जी के साथ या नहीं तो मुकम्मल हम लोगों के साथ। अगर मुकम्मल हम लोगों के साथ भी लोगों ने अपनी ताकत दे दी होती तो विलय की कोई जरूरत थी, इसलिए कि तब कोई आशंका ही नहीं थी। अगर मुकम्मल ताकत हम लोगों को मिल गई होती तो हम लोग अकेले फरिया लेते लालटेन वालों से, लेकिन बांट दिया, कुछ नीतीश जी को, कुछ हम लोगों को, और इसी में लालटेन वालों को लगा कि अब तो 2 तरफ हो गया है, बीच से हम निकल जाए। तो जनता की ओर से ताकत कम दी गई, इसलिए वैसा निर्णय हम लोगों ने लिया था। मजबूरी थी हम लोगों की, क्योंकि वैसा निर्णय नहीं लेते और फिर लालटेन वाले उसी के चलते आ जाते, तब तो फिर जिंदगी भर की जो कमाई हम लोगों की राजनीति की थी सब खत्म हो जाती ना। तो जनता ही सीधे कहती कि आपके चलते हो गया, फिर से लालटेन राज आ गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं। तो इस बार मुझको पक्का भरोसा है कि जनता भी इस बार टुकड़ा में नहीं देगी, मुकम्मल देने का काम करेगी। और मुकम्मल देगी तो कोई ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। लेकिन फिर भी कोई काल्पनिक सवाल ही करे कि अगर कभी किसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि परिस्थिति आ गई इसलिए हमने पार्टी का विलय कर लिया, तो दूसरा सवाल उठ सकता है किसी के मन में कि फिर कभी वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो फिर तो आप विलय करने की बात करने लगिएगा।
भाइयों और मित्रों, कान खोलकर सुन लीजिए। जनता ने कंजूसी की तो परिस्थिति बन गई थी, तो पहली बार का मामला था, तो इसलिए उस मजबूरी के कारण हम लोगों ने विलय का फैसला लिया। आपके माध्यम से बिहार की जनता से भी हम अब कहना चाहते हैं कि आप मुकम्मल दीजिए। अब कोई सवाल नहीं उठता है उस तरह का, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनता मालिक होती है, उनका निर्णय उनका। अगर कभी दोबारा वैसी परिस्थिति आ भी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में अब पार्टी के विलय के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब उस वक्त तो हम लोगों को जनता को कहने के लिए भी होगा ना कि पहली बार तो आपने किया तो हम आपसे डर गए कि हमारे ऊपर आरोप ला दीजिएगा। अब हम क्यों डरेंगे? हमारे ऊपर आरोप भी अब जनता नहीं ला पाएगी वैसी परिस्थिति के बाद। और जब जनता आरोप नहीं ला पाएगी, क्योंकि हम लोग भी सचेत हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए हम फिर से इस बात को यहां दोहराना चाहते हैं, बार बार दोहराना चाहते कि वैसी परिस्थिति फिर आ भी गई, कोई और परिस्थिति किसी तरह की आ गई तो पार्टी का अस्तित्व रहेगा, पार्टी को विलीन करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आज के बाद इस तरह की बात कहीं से भी आए तो आप लोग पूरी मजबूती से बताइएगा। अब कहीं से सवाल पैदा नहीं होता है। पार्टी बनी है तो पार्टी चलेगी, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे जितनी कठिनाई में हम लोगों को जाना पड़े, हम लोग तमाम कठिनाइयों को झेल लेंगे, लेकिन पार्टी को बनाकर रखेंगे, पार्टी को मजबूती से आगे चलाने का काम करेंगे। भाइयों और मित्रों, कुछ लोग थोड़ा गलत दिशा में भी बहस को ले जाते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनी है, जरा ठीक से समझ लीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वह तो नीतीश कुमार जी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग में खुद पहुंचे, इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग कैसे पहुंचा जाए उसके रास्ते का निर्माण कर रहा है। हम रास्ता बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक रास्ता बनाया था नीतीश जी के नेतृत्व में। रास्ता बना नीतीश जी, तमाम गरीब गुरबा लोगों ने मिलकर रास्ता बनाया, तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए तो दूसरा कोई उस रास्ते पर नहीं पहुंचे, इसलिए उस रास्ता को ही तबाह कर देने का काम, बर्बाद कर देने का काम नीतीश जी आपने किया। रास्ता रहता तो कोई पहुंचता, लेकिन रास्ता नीतीश जी ने, ठीक उसी तरह से नीतीश जी ने काम किया। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में जब घर जाना होता है तो लात मारकर उसको तोड़ देता है कि कोई दूसरा बच्चा उसमें खेल न ले। अगर रहता रास्ता तो क्या जरूरत थी हम लोगों को नया रास्ता बनाने की? हम तो गए ही थे उनके साथ। लेकिन उस रास्ता को, उस सीढ़ी को ही नीतीश जी ने तोड़ दी, जिस सीढ़ी से कोई पहुंच सकता था, लेकिन उस सीढ़ी को नीतीश जी ने तोड़ दी। हम लोग उसी सीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं, हम रास्ता बनाना चाहते हैं। अकेले उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बन जाए और रास्ता न बन पाए, इसके लिए हमने पार्टी नहीं बनाई। हम रास्ता निर्माण के लिए हमने पार्टी बनाई। रास्ता रहेगा तो कोई पहुंचेगा। भाइयों और मित्रों, एक चर्चा और लोग करते रहते हैं
एक चर्चा और लोग करते रहते हैं कि अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए और अमुक जात का मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। दोनों चर्चा होती है। अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कुशवाहा जात का होना चाहिए, फलाने जात का होना चाहिए मुख्यमंत्री, लोग चर्चा करते रहते हैं। और इसी क्रम में बोल देते हैं कि अब भूमिहार मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, राजपूत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। यह गलत चर्चा है, दोनों चर्चा गलत है। जात देखकर मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं होना चाहिए, गलत चर्चा है। क्यों नहीं किसी समाज का मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर पात्रता हो, योग्यता हो, जनता आशीर्वाद दे, तो किसी जात का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। सिर्फ जात से कोई है और इसके चलते मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसे डेमोक्रेसी चलता है क्या? और इस तरह से जनता का कल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सिर्फ जात देखकर अगर बैठाने का काम हो, लालू यादव जी का बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री बने? योग्यता हो तो मुख्यमंत्री बने, पात्रता हो तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई किसी परिवार में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, कोई किसी जात में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, यह बात डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। यह बात हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी आत्मा के खिलाफ बात है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन कितनी क्षमता के साथ क्या कर सकता है, किन विचारधारा के साथ लैस व्यक्ति जाएगा तो कल्याण होगा, अगर इन चीजों को हम विचारधारा से जोड़कर नहीं देखेंगे, व्यक्ति की योग्यता, कर्मठता और विचारधारा को एक साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, सिर्फ जात की बात करेंगे, तो भले कोई मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन जनता वही रह जाएगी जहां जनता आज खड़ी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि विरासत को बचाने का काम करना है। विरासत रहेगी, उस विरासत से ओत परोत लैस व्यक्ति जाएगा, तब जिस जनता की हम बात कर रहे हैं उस जनता की बात वहां हो पाएगी। नहीं तो कोई चला जाएगा तो कैसे हो पाएगा भाई? इसलिए व्यक्ति की प्रमुखता नहीं है, विचारधारा की प्रमुखता है। विचारधारा के आधार पर चीजों को सोचने का काम करना चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि डेमोक्रेसी में सबका हक है, सबको मौका मिलना चाहिए। किसी की अपेक्षा है तो अपेक्षा को हम गलत नहीं कह सकते हैं। समाज में सभी वर्ग के लोगों को अगर मौका मिले, उचित जगह पे जहां भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी हो, सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो, तब सबके लिए न्याय की बात हो पाएगी, जिसको हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। तो सबकी अपेक्षा होती है और उस अपेक्षा के आधार पे अगर कोई सोचता है कि उसके बीच का कोई जाए तो एक अलग बात है और वह सोचने में कोई बुराई नहीं है। प्रतिनिधित्व के हिसाब से अगर है तो सब लोग सोच सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। और इसी सोच के तहत कभी त्रिवेणी संघ भी बना था। त्रिवेणी संघ इसी सोच के तहत बना था और उस त्रिवेणी संघ में सोच थी, त्रिवेणी संघ के जो 3 सदस्य थे उसमें पहला सदस्य तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, दूसरा भी पहुंच गया और तीसरा अगर सोचता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन फिर बात वही आती है कि सिर्फ इस कारण से नहीं, योग्यता, कर्मठता और विचारधारा इसके साथ हो तब ठीक है। अगर योग्यता नहीं हो, कर्मठता नहीं हो, विचारधारा नहीं हो तो सिर्फ जात और परिवार के चलते किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करना यह गलत है, यह गलत है।
आज आप सब लोग पार्टी के नेता हैं, यहां आए हैं। जितना प्रस्ताव आप सब लोगों ने लिया है, उन तमाम प्रस्तावों में सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, लेकिन उन तमाम प्रस्तावों में कार्यक्रम से संबंधित जो एक बात यहां से कही गई है कि हमारी पार्टी युवाओं का कॉन्फ्रेंस करेगी, सम्मेलन करेगी, यह बात अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। युवाओं को आगे लाना ही पड़ेगा, हर जगह युवाओं को मौका देना ही पड़ेगा। युवाओं को कैसे हर तरह से उनको अवसर मिले, उनको अवसर उपलब्ध कराने का काम करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ भाषण से नहीं हो पाएगा। अब कहने के लिए तो युवाओं की बात, जोर जोर से युवाओं को कैसे रोजगार मिले। बिहार के आज के उप मुख्यमंत्री जब उन दिनों विधानसभा चुनाव के समय घूम रहे थे बिहार भर में, घोषणा पत्र जारी किया था, तब कहा कि हम अगर सरकार में गए तो कैबिनेट का पहला फैसला होगा, पहली कलम चलेगी, उस कलम से 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। अब उनको बताना चाहिए पहला कैबिनेट क्या, जब से वो गए हैं कैबिनेट में, उस वादा के बाद 2020 के बाद बनी हुई सरकार में, तब से मुझको लगता है कि 100 बार कैबिनेट की बैठक हो गई होगी। कहा था कि पहला कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और 1-2 नहीं सैकड़ों बार कैबिनेट की बैठक हो गई होगी। कहां है नौकरी, कहां है नौकरी? नौजवान मित्रों को ठगने के लिए अगर कोई सिर्फ बात करेगा, भाषण देगा, तो नौजवानों की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। नौजवान मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से बिहार भर के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कोई सिर्फ उम्र से अगर नौजवान होने की बात करता है सिर्फ, और उसके आधार पर आपको लगता है कि यही व्यक्ति नौजवान है, हमको देगा, तो आपने हर्ष देख लिया। उम्र से अपने को नौजवान कहने वाला ने ही कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, नहीं मिली नौकरी, नहीं मिली नौकरी। तो सोच समझ जिसकी ठीक हो, उसके आधार पे अगर बात हो ईमानदारी से, तब आप भरोसा कीजिएगा। कोई कह दे तो उस पर भरोसा करने का काम मत कीजिएगा। मैं नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए इस राज्य में संभव है, रोजगार देना भी संभव है, ऐसा नहीं कि रोजगार देना संभव नहीं। हाँ, यह ठीक है कि इस राज्य को जितना आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाया, और नहीं बढ़ने के पीछे कई कारण है, जिसमें एक बड़ा कारण है कि आजादी के पहले से ही इस राज्य के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। जो नीतियां पॉलिसी बनी है, कहीं न कहीं उसका नुकसान इस राज्य को हुआ है, और उसके चलते भी जहां बिहार को पहुंचना चाहिए था, बिहार नहीं पहुंच पाया है। वरना अगर उन नीतियों का दोष नहीं होता तो बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में कब का शामिल हो गया रहता। और इसीलिए मांग उठती रही है बिहार से, और हम लोग भी उस मांग के समर्थन में रहे हैं। मांग उठती रही है, बिहार का हक है। जो पॉलिसी दिल्ली से बनती रही है, आज नहीं, हम पहले आजादी के पहले से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी बनती रही है दिल्ली से, उसके चलते बिहार की यह दुर्दशा है, इतना पीछे बिहार है। इसलिए हमारा हक है कि देश के अन्य जो पिछड़े राज्य कुछ हुए पहले,
उनको भारत की सरकार ने समय समय पर विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया है। उसी रूप में बिहार का भी हक है कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम सब लोगों ने समय समय पर इस मांग को दोहराने का काम किया, उठाने का काम किया। हम इस मंच से आपसे भी आग्रह करना चाहते कि इस मांग को हम लोगों को उठाते रहने का काम करना है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं ही अगर मिले तो बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। ऐसा भी सच नहीं है। अगर बुद्धि विवेक से काम लिया जाए, इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति से मजबूत लोगों की सरकार हो बिहार में, तो बिहार बिना विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए भी आगे बढ़ सकता है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। लोगों को, नौजवान लोग हमारे यहां के अधिकांश नौजवान डिग्री लेकर नौकरी की ओर घूमते रहते हैं। हम जब भारत सरकार में मंत्री थे तो इंजीनियरिंग पास का सर्टिफिकेट लेकर रोज दर्जनों नौजवान हमसे दिल्ली में मिलते थे, कहीं प्राइवेट में भी नौकरी दिलवा दी थी। 10,000 15,000 के मासिक वेतन पर दिल्ली में नौकरी ढूंढते रहते थे, वह भी प्राइवेट कंपनी में कहीं नौकरी दिलवा दी। उनमें से कई लोगों से हमने कहा, उस वक्त हम पूछते थे लोगों से, आज भी पूछते कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर 10,000 15,000 की नौकरी क्यों खोजते रहते, अपना कुछ रोजगार क्यों नहीं करते? तो उनका रोना होता था कि सर अपना रोजगार तो करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, कहां से करें? हमारा परिवार उस रूप में सक्षम नहीं है। किसी तरह से पिताजी ने जो उनकी कमाई थी, एक शाम भूखे रहकर किसी तरह से इंतजाम किया और हम इंजीनियर तो बन गए, लेकिन पैसा नहीं है, कैसे हम कर पाए? करना तो चाहते हैं और वाकई बिहार का नौजवान करना भी चाहता है। और जब करना चाहता है, पैसा नहीं है, तो बैंक से फिर उसकी इच्छा होती है कि हमको लोन मिल जाए, बैंक से मदद मिल जाए। दूसरे राज्यों में वहां के बैंक नौजवानों को रोजगार के लिए मदद वहां के बैंक करते हैं, लेकिन बिहार में नौजवानों को, किसी को अगर बैंक से लोन लेना हो, अगर लोन मिल जाए तो वह धंधा कर सकता है। और जब धंधा करेगा तो खुद नौकरी क्यों खोजेगा? नौकरी खोजने वाले की जगह नौकरी देने वाला वह बन सकता है बिहार के नौजवानों में यह मेरी। दूसरे राज्यों में जो वहां का विकास हो रहा है, उसमें बिहार के नौजवानों का कितना बड़ा योगदान है बिहार के नौजवानों में यह मेरी प्रतिभा। बिहार में भी इस्तेमाल करे तो हो सकता है, धंधा अपना कर सकता है, लेकिन कैसे करे? वाकई उसके सामने कठिनाई। बैंक लोन नहीं देता है, पैसा नहीं देता है। भाइयों और मित्रों, बिहार के लोग जितना बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से जो बिहार का नौजवान लोन मांगने जाता है, ऋण मांगने जाता है, तो बैंक कोई बाहर से पैसा लाकर बिहार के नौजवानों को दे, इसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का पैसा बिहार का नौजवान लोन के रूप में मांग रहा है। जितने लोग बिहार के अपने अपने खाता में पैसा जमा करते हैं, अगर उतना ही पैसा जो बिहार का ही पैसा है, बिहार के लोगों का पैसा है, उतना ही पैसा लोन के रूप में अगर बिहार में अगर बैंक देने का काम करे, तो बिहार के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन बैंक वाले यह काम नहीं करते। बिहार का पैसा, बिहार के लोग जो बैंक में जमा करते हैं, यहां का पैसा दूसरे राज्यों में ले जाकर
और बैंक वाले लोग वहां के लोगों को धंधा करने के लिए और काम के लिए लोन देते हैं। और यह हम सिर्फ बातों में नहीं बोल रहे, तथ्यों के आधार पर बोल रहे। जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, उसके आधार पर सिर्फ 1 साल का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हर साल बैंक में जितना पैसा बिहार के लोग जमा करते हैं, उसका आंकड़ा निकलता है कि किस साल किस राज्य के लोगों ने कितना अपना पैसा बैंक में जमा किया। उसके आधार पर हम 2022 पिछले साल का ही आंकड़ा है, उसके पहले का भी लेकिन बताएंगे तो वक्त लगेगा। सिर्फ 1 साल का आंकड़ा देखिए, 2022 जो बीता हुआ वर्ष है, उसमें बिहार के लोगों ने बैंक में अपना पैसा जमा किया 4,42,417 करोड़ रुपया। 4,42,417 करोड़ रुपया। इसी साल में अब देख लीजिए किस तरह से बेईमानी होती है। इसी साल में आंध्रा में, जो एक विकसित राज्य है, वहां के लोगों ने बैंक में बिहार के लोगों ने जितना जमा किया उससे कम राशि वहां के लोगों ने बैंक में जमा किया। बिहार में जमा किया लोगों ने 4,42,000 करोड़ रुपया और आंध्रा के लोगों ने जमा किया 3,85,881 रुपया। मतलब आंध्रा में कम जमा हुआ, बिहार में ज्यादा जमा हुआ। अब लोन देख लीजिए कि आंध्रा में कितना वहां के बैंक ने दिया और बिहार के बैंक ने कितना लोन दिया। हमने जमा किया 4,42,417 करोड़ और लोन के रूप में बैंक ने दिया बिहार में 1,95,592 करोड़। मतलब जितना जमा किया उसका सिर्फ 44%। अगर 1 करोड़ जमा हुआ तो सिर्फ 44 लाख रुपया लोन के रूप में बिहार के बैंकों ने देने का काम किया। जमा किया 1 करोड़, दिया 44 लाख। अब आंध्रा की स्थिति देख लीजिए। आंध्रा में जमा किया वहां के लोगों ने 3,85,881 करोड़ और वहां कर्ज कितना मिला 5,50,560 करोड़। मतलब जितना जमा किया उससे लगभग 1.5 गुना 142.67% वहां के बैंकों ने वहां के लोगों को कर्ज दिया। तो जमा हुआ 1 करोड़ और दिया वहां 1,42 लाख। ये 42 लाख रुपया आया कहां से? उनके यहां तो जमा हुआ था 1 करोड़, दिया 1,42,000। ये 42,000 आया कहां से? उनके यहां तो जमा हुआ था 1 करोड़। तो पैसा वहां जो लोगों को ऋण मिला, बिहार के लोगों ने जो जमा किया, यहां के लोगों को ऋण कम दिया और यही पैसा आंध्रा चला गया। आंध्रा के लोगों को, नौजवानों को रोजगार के लिए वहां के बैंकों ने लोन दे दिया, लेकिन बिहार में जितना जमा हुआ उतना पैसा भी बिहार के नौजवानों को नहीं मिला। भाई और मित्रों, बेईमानी है कि नहीं बेईमानी? यह अन्याय है कि नहीं अन्याय? और यह अन्याय क्यों है? राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति नहीं ठीक है। इसके चलते अगर ठीक से उद्योग चलाने का वातावरण यहां बना होता, ठीक से सरकार की पॉलिसी यहां बनी हुई होती, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर ठीक होता, तो बैंक के लोगों को भी भरोसा होता कि यहां का नौजवान लेगा ऋण, धंधा करेगा तो कमाई होगी, पैसा लौटा देगा। लेकिन बैंक वालों को भी ठीक से यहां भरोसा नहीं है कि यहां का नौजवान करेगा तो पैसा फिर किस रूप में लौट पाएगा। तो बैंक की एक तो बेईमानी है और राज्य सरकार उनको भरोसा दिलाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही। कैसे हो पाएगी? जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसमें कोई भी व्यक्ति बाहर का आके भी यहां पूंजी निवेश करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्थिति है
पिछले कुछ दिनों से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है सब लोग देख रहे हैं। कोई वातावरण नहीं है। उद्योग धंधा चलाने के लिए अगर कोई बाहर से आवे यहां तो 50 जगह ऑफिस दौड़ते दौड़ते वह भी थक जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। दूसरे राज्य में कोई चला जाता है, सिंगल विंडो सिस्टम वहां होता है। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब कहीं एक जगह आवेदन करे कोई उद्योग चलाने वाला तो बिजली के कनेक्शन का आवेदन भी वहीं पर, वहां पानी के कनेक्शन का भी आवेदन वहीं पर, और जो भी जरूरत हो उसके लिए एक जगह आवेदन कीजिए, वहीं से सब सॉल्यूशन। बिहार में उस तरह का इंतजाम नहीं है, वातावरण नहीं है, इसके चलते यहां उद्योग धंधा नहीं पनप पा रहा है। पैसा का अभाव नहीं, पैसा की कमी नहीं है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत वाली सरकार हो जाए तो पैसा है हमारे पास, इस पैसा का इस्तेमाल करके बिहार के नौजवानों को रोजगार भी दिया जा सकता है, बिहार आगे बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। और इतना ही नहीं, पैसा का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, जिस पैसा को बिहार की जनता देती है, सरकार उनको कहती है कि पैसा दीजिए आप टैक्स के रूप में, हम सड़क बनाएंगे, हम आपके यहां बिजली लाएंगे, हम सिंचाई का इंतजाम करेंगे। तो सरकार का यह आश्वासन होता है, फिर जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है कि लीजिए आप इससे सड़क बनाइए, बिजली बनाइए और चीज भी बनाइए। तो टैक्स जनता देती है। जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, इनकम टैक्स के नाम पर भी पैसा कमाता है कोई और, जनता पैसा कमाती है और सरकार के खजाना में देती है। इसी भरोसा के साथ देती है ना कि इसका इस्तेमाल सरकार हमारे कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल होता कहां है? होता कहां है? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार के खजाना में जमा हुआ, फिर एस्टीमेट बना सड़क बनाने का, 1 करोड़ का एस्टीमेट बना। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा तो सरकार के खजाना से 1 करोड़ निकल गया, लेकिन 1 करोड़ रुपया सड़क बनाने में खर्च नहीं हुआ। 1 करोड़ में से विधायक जी बैठे हुए हैं, 1 करोड़ में से कहीं कहीं एमपी साहब भी बैठे हुए हैं, और विधायक एमपी साहब कहीं कम भी बैठे हुए हो तो सरकार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाकी इंजीनियरिंग विभाग और दूसरा विभाग उसी खजाने के पैसा का हिस्सा पहले उनको चाहिए कमीशन के रूप में, जो बचेगा उससे सड़क बनेगी, बाकी उनके कमीशन के बिना योजना पास ही नहीं हो पाएगी, पास ही नहीं हो पाएगी। एक योजना बता दे कहीं कोई बिहार में जो बिना कमीशन दे हुए योजना सैंक्शन हो गई हो, और 100 रुपया अगर एस्टीमेट में आया तो 100 का 100 में 90 रुपया भी अगर खर्च हो गया हो वास्तव में, तो कोई एक उदाहरण भी बता दे। इस पैसा को बचाने का काम किया जा सकता है, इस पैसा को बचाने का काम किया जा सकता है। तो बिहार की जनता मेहनत करती है, टैक्स देती है, और यह इस टैक्स से जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी इमारत बनती है। उनका बेटा पढ़ता है दिल्ली के डीपीएस स्कूल में, देहरादून के स्कूल में, और जिनके पैसा से इनका बच्चा वहां पढ़ता है, जो पैसा देने वाले लोग हैं, उनका बच्चा उसी सरकारी विद्यालय में, जहां क्या हो रहा है सब लोगों को मालूम है। इसमें कहां कोई बहुत रॉकेट साइंस है जो समझने में दिक्कत है। पैसा बिहार के लोगों के पास है, इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है, इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है, इसके चलते ऐसी स्थिति है। नीतीश कुमार जी बार बार दावा करते हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं। सुशासन का क्या मतलब? जिस राज्य में इतनी वित्तीय अनियमितता हो, इसको सुशासन की सरकार कहा जाएगा। वित्तीय कुप्रबंधन है, वित्तीय अनियमितता है, इस सरकार को कहीं से सुशासन की सरकार नहीं कहा जा सकता। सुशासन का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, उस स्तर पर भी फेल है,
लेकिन वित्तीय मामलों में क्या दुर्दशा है। जनता की कमाई का पैसा कहां जा रहा है। आखिर कैसे नहीं गरीब लोग गरीब होते रहे, कैसे नहीं अमीर लोग अमीर होते रहे। अब 17-18 साल बीत गया नीतीश जी, 17-18 साल बीत गया। इतना वक्त आपको मिला, और ऐसा नहीं हम नालंदा की धरती पर खड़ा है तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी में जिस हम योग्यता पात्रता की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए, नीतीश कुमार जी में योग्यता पात्रता नहीं थी, ऐसा हम यह भी नहीं कह रहे। नीतीश जी में इतनी योग्यता पात्रता थी और इसलिए हम लोग भी उनके पीछे खड़ा होकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद खड़ा होकर नीतीश कुमार जिंदाबाद करने में लग गए थे। उनमें थी इतनी योग्यता, लेकिन उस योग्यता का, उस एनर्जी का इस्तेमाल नीतीश जी ने बिहार की जनता के कल्याण में नहीं लगाने का काम किया। उस एनर्जी का इस्तेमाल नीतीश जी अपनी कुर्सी कैसे बची रहे इस काम में उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर दिया। अगर इसमें नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया होता ठीक से तो ठीक है, 5 साल के बाद उनको दोबारा कुर्सी नहीं मिलती, संभव है। कभी कभी आदमी को जोखिम भी उठाना चाहिए, तो संभव ऐसा हो सकता था। लेकिन उतने दिनों में जनता का जो वादा था, इतना काम नीतीश जी भी कर सकते थे कि आगे आने वाले दिनों में नीतीश जी का नाम उस रूप में इतिहास में दर्ज हो सकता था। आज प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। अगर सच में उस रूप में नीतीश कुमार जी ने काम किया होता जो उनके अंदर क्षमता थी, ठीक से बिहार के लोगों के हितों की दिशा में उन्होंने अगर काम किया होता तो नीतीश जी वाकई भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन अब कहां, 17-18 साल अवसर इन्होंने गंवा दिया। जितना बिहार की जनता का नुकसान इन्होंने किया इतने दिनों में, खुद का भी नुकसान कर लिया। और यह बात ठीक ही है कि कोई अगर दूसरे का नुकसान करे, वो जो कहा जाता है कि कर्मों का फल मिलता है, कुछ लोग कर्मों का फल इस जन्म के बाद मिलता है ऐसा विश्वास करते हैं, लेकिन कर्मों का फल इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में मिलता है कि नहीं मिलता है मुझको नहीं मालूम। अपनी करनी का फल इसी दुनिया में लोगों को मिल जाता है। जो सीधा उदाहरण नीतीश जी का, गरीब जनता जिन लोगों ने मिलकर इनको बनाया, जिस रूप में इन्होंने शासन चलाया, उस जनता की बर्बादी अगर हुई तो नीतीश जी आपका भी नुकसान हुआ। जनता बिहार आगे नहीं बढ़ पाया, जनता वहीं की वहीं रह गई। तो आप भी जो प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर आपके लिए हो सकता था, उसको भी खोने का काम आपने किया। संभव था। और आज कह रहे घूम रहे हैं देश भर में। अब कहां, अवसर तो समाप्त हो गए। जो लोग भी इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात बिहार में करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, अब सुनकर भी हंसी आती है। एक तो नीतीश जी ने खुद जिस आधार पर नीतीश जी खड़े थे, आधार को समाप्त कर लिया। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके बारे में क्या क्या कहते रहे। देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लाख नीतीश जी के राजनीतिक रूप से विरोध में चले जाएं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के लिए कभी नहीं कर सकता है। उन शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने तब नहीं सिर्फ किया जब नीतीश जी उनसे अलग थे, जब नीतीश जी उनके साथ हो लिए, महागठबंधन की सरकार में आ गए नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बना लिया, तब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया। उस तरह के शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा को कभी नहीं कर सकता है।
पहले भी किया, सरकार बनने के बाद भी किया। पहले किस रूप में उनके बारे में पलटू राम, मुझको भी जब कोई कहता है तो अंदर से इस मंच से भी कई लोग बोल देते हैं। व्यक्तिगत रूप से ऐसे शब्दों के समर्थन में मैं नहीं खड़ा रह सकता, चाहे किसी के लिए इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए किसने किया था? उन्हीं लोगों ने किया था जिसको नीतीश जी आज कंधा पर लेकर दिल्ली और बंगाल घुमा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किया था। और जब सरकार बन गई महागठबंधन के साथ, तब क्या क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा? राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने ही इनको भिखमंगा कहा, इनको बेशरम कहा, न जाने क्या क्या कहा, शिखंडी कहा। अब बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, मीडिया के बंधु, जरा पूछिएगा उनसे, अब जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश जी, सुना है कि राष्ट्रीय जनता दल के पटना कार्यालय के सामने किसी ने होर्डिंग्स लगाया है कि प्रधानमंत्री बने। पूछिएगा उनसे कि आप जिनके प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं और देश भर में कह रहे हैं कि घूम रहे हैं, तो क्या कहकर वोट मांगिएगा इनके लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्रा में जाकर के, कि हम उसी के लिए वोट मांगने के लिए आए जो व्यक्ति शिखंडी है, जो व्यक्ति बेशरम है, जो व्यक्ति भिखमंगा है, उनके लिए वोट मांगने जाइएगा। पूछिएगा जरा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब इनको घुमाए चल रहे हैं। अब पता नहीं ये घुमाए चल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनको घुमा रहा है कि ये घुमा रहा है। अभी तो वही दोनों फरिया हैं, कंधा पर लेकर ये भी घूम रहे हैं। और लालू जी ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं जैसे महाभारत जो हम लोग सीरियल देखते थे और उसमें कोई ऋषि मुनि आता, हाँ ठीक है, अब ऐसा आशीर्वाद देते। सुना कल भी कि आए, स्वस्थ हो जाए लालू जी, मेरी कामना है, बीमार है, स्वस्थ हो जाए। तो आए, और जब नीतीश जी गए, कोई चिंता मत करना, हम हैं। अरे भैया, अगर यही चिंता करनी थी तो 20 साल पहले ही, 18 साल पहले ही आप लोग फरिया लेते। बीच में बिहार की जनता को क्यों लाया? 18 साल दोनों मिलकर के जो जनता को पीस दिए, इसकी क्या जरूरत थी? गलवहिए करना था, आशीर्वादें लेना देना था तो उसी वक्त कर लेते। हम लोग सोचते उस समय कि क्या करना है। तो इस रूप में सारा अवसर इन्होंने खो दिया है। अब कह रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं है भाइयों और मित्रों। तो इस रूप में चल रहे हैं और एक से एक निर्णय ले रहे हैं, उल्टा पलटी निर्णय, उल्टा पलटी निर्णय। कभी अगर इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार के किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा उल्टा पलटी निर्णय लिया, तो नीतीश कुमार जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। उल्टा पलटी निर्णय। अभी हाल में एक निर्णय लिया है, हाल में एक निर्णय लिया है। देखिए, कोई भी निर्णय लेते हैं तो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, सिर्फ वोट को देखकर निर्णय लेते हैं, और कोई दूसरे के हित की बात उसमें नहीं होती है। दूसरे के हित की बात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ तात्कालिक रूप से कैसे पूरा हो, इस बात को ध्यान में रखकर नीतीश जी निर्णय लेते हैं। अब एक निर्णय उन्होंने लिया है ना, एक पूर्व माननीय सांसद को जेल से बाहर किया। अब उसमें गलत किया सही किया उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर उनके समाज के जो रिहा हुए हैं, उनके समाज के भाई बंधु अगर यह इस गलत फहमी में हो कि उनकी रिहाई हो जाए, इस नियत से नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया, तो समाज के लोग बड़े खुश अगर हो रहे हो तो गलत फहमी निकाल लीजिएगा। ठाकुर धर्मेंद्र जी बैठे हुए, ब्रजेंद्र पप्पू जी, इस मकसद से उन्होंने नहीं निर्णय लिया कि आपका कोई अगर परिवार का सदस्य जेल में बंद है तो उसको बाहर कर दे, इस नियत से नहीं। अरे नियत उनका है, देख लीजिए, उनकी नियत है अलग। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो वैशाली जिला का एक क्षेत्र है,
ठीक से पता कर लीजिएगा, जहां से तेजस्वी यादव विधायक बनते हैं उस क्षेत्र में राजपूत समाज के लोगों का, उनकी बड़ी संख्या है, राजपूत समाज के लोगों की। पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव के पहले ठाकुर धर्मेंद्र जी को ज्यादा याद होगा, एक व्यक्ति जो चाहता था राष्ट्रीय जनता दल में आना, राष्ट्रीय जनता दल में जाना, वह भी राजपूत समाज से, और उनकी इच्छा थी कि हम राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएं और महनार विधानसभा क्षेत्र से हम या हमारे परिवार की कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल से टिकट चाहते थे। तेजस्वी यादव जी से बात हो गई, मुझको मालूम है पक्के तौर पे तेजस्वी जी से बात हो गई। अब तेजस्वी यादव ने इस भरोसा पर, और उसमें थोड़ी सच्चाई भी थी, कि अगर इनको हम शामिल कर लेंगे, देखिए उनका नाम भी आप लोग जानते हैं, रामा सिंह जो एमपी भी रह चुके हैं, रघुवंश बाबू को हरा करके वैशाली से एमपी हुए थे। तो उनकी कोशिश थी कि हम राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएं, अपनी धर्म पत्नी को उम्मीदवार बनाएं। तेजस्वी यादव से बात हो गई। तेजस्वी यादव जी को यह लगा, अब लगा तो कुछ ठीक लगा, उसमें कोई गलत नहीं लगा, कि इनको शामिल कर लेंगे तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसी जिला में है महनार और राघोपुर, तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज का वोट कुछ हमको मिल जाएगा, या नहीं भी मिलेगा तो समाज के लोग थोड़ा हमारे प्रति नरम हो जाएंगे, तो तेजस्वी यादव को विधायक बनने में आसानी हो जाएगी। यह वहां खेल था, और इस खेल को समझकर उस समय रघुवंश बाबू जिंदा हुआ करते थे। रघुवंश बाबू लालू यादव जी के साथ जीवन भर खड़ा रहे, जीवन भर खड़ा रहे। हर तरह से कोई भी डिसीजन किसी भी रूप में, भीष्म पितामह की तरह कि हम हस्तिनापुर के साथ रहेंगे, भले हस्तिनापुर कुछ गलत निर्णय भी करे तो भी हम उसके साथ रहेंगे, इस भाव से रघुवंश बाबू उनके साथ खड़ा रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में। रघुवंश बाबू का जबरदस्त विरोध था रामा सिंह जी के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के लिए। अब बात तो पब्लिक में है, मीडिया में है। उस समय नहीं चाहते थे रघुवंश बाबू की वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो। एक दिन तो तारीख भी तय हो गई, दिल्ली में मीडिया के लोगों को जानकारी हो गई कि अब राष्ट्रीय जनता दल में अमुक दिन एंट्री होगी। रघुवंश बाबू ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रघुवंश बाबू के मरने का इंतजार किया गया। रघुवंश बाबू के रहते उनकी एंट्री नहीं हुई राष्ट्रीय जनता दल में। रघुवंश बाबू की दुर्भाग्य से मौत हो गई, और उसके 5 दिन 7 दिन के बाद उस व्यक्ति की एंट्री राष्ट्रीय जनता दल में हो गई। अगर जिंदा होते रघुवंश बाबू तो शायद ऐसा नहीं होता। जब उनकी मौत हुई थी तब ठाकुर धर्मेंद्र जी हमारी पार्टी के नेता हैं, कहीं बैठे होंगे, उनके साथ हॉस्पिटल में, कहां चले गए, चले गए कहीं, उनके साथ हॉस्पिटल में थे दिल्ली में। जो पत्र रघुवंश बाबू ने लिखा था, इस पत्र को बाहर यही ठाकुर धर्मेंद्र जी लाए थे, हमारी पार्टी के नेता। तो उस समय जो प्रयास हुआ कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत लोगों को थोड़ा रिझाया जाए, इस मकसद से उस समय यह खेल हुआ था। और इस वक्त भी जेल से बाहर लाने की बात जो हुई है, तेजस्वी यादव को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा लाभ हो जाए, इस मकसद से तेजस्वी यादव जी के कहने पर नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया है। आनंद मोहन जी को बाहर लाना उनके नियत का विषय नहीं है, उनका नियत नहीं है, उनका नियत है राजनीतिक लाभ लेना, बस इस मकसद से उन्होंने करने का काम किया। तो राजपूत समाज के लोग अगर बहुत खुश हो रहे होंगे तो समझ लें अपने स्वार्थ में नीतीश जी ने ऐसा किया है,
कोई आपके चलते उन्होंने नहीं किया है। और अपना स्वार्थ मतलब आज जो तेजस्वी यादव का स्वार्थ है वह स्वार्थ गलत हो सही हो, नीतीश कुमार जी अब उसके सामने सिर्फ हाथ उठाने का काम कर रहे हैं। आदेश तेजस्वी यादव का चल रहा है और हाथ नीतीश कुमार जी उठा रहे हैं। तो आदेश वहां से जारी हुआ और फिर नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया। और नीतीश जी को, तेजस्वी यादव जी को भी शायद गलतफहमी है, शायद गलतफहमी है। राजपूत समाज के लोग समझते हैं चीजों को। राजपूत समाज के लोग कैसे बिहार आगे बढ़े, कौन किसने बिहार को बर्बाद किया, कौन आएगा तो फिर बिहार बर्बाद हो जाएगा, इन चीजों को लोग समझते हैं। इसलिए गलतफहमी में है नीतीश जी तो रहे, इस समाज के लोग नहीं उनके साथ जाने वाले हैं। हम तो देख रहे हैं, रोज हम लोगों से मुलाकात हो रही है, रोज मुलाकात हो रही है। तो खैर उनका खेल है अपना, अपने निजी स्वार्थ में हर तरह से निर्णय नीतीश जी लेते रहते हैं, उल्टा पुल्टा निर्णय लेते रहते हैं। भाई और मित्रों, अभी एक और उल्टा पुल्टा निर्णय पहले का है लेकिन कार्यान्वित अभी उसमें थोड़ी गति आ गई है। अभी हम बैठे थे और कल यहां से भी भाषण हुआ। जो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारी पार्टी के भी नेता हैं, इन लोगों ने जानकारी दी है और पहले से भी यह प्रक्रिया चल रही। वादा तो यह हुआ था सरकार की ओर से, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है, भूमिहीन है, कोई घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन देने का काम सरकार करेगी। पहले निर्णय हुआ लेकिन 3 डिसमिल जमीन कहीं मिली नहीं, कई जगह मिला भी तो कागज मिला, वास्तव में जमीन मिली नहीं, कहीं जमीन नहीं मिली। और जो लोग आज से नहीं जिनकी तीन पीढ़ी 4 पीढ़ी किसी जमीन पर घर बनाकर जहां लोग रह रहे हैं, 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से 100 साल 150 साल से उनके पास अपना घर नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, तो कहीं सड़क किनारे उन्होंने घर बना लिया, कहीं सरकारी जमीन थी उसमें उन्होंने घर बना लिया, झोपड़ी है अभी, कई जगह इंदिरा आवास से भी बन गया होगा। तो जिनके पास अपना घर नहीं है और अपनी जमीन नहीं है, किसी तरह से पुश्त दर पुश्त से वहां अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से फरमान जारी हुआ है कि जहां जहां सरकारी जमीन में लोग घर बनाए हुए हैं, गरीब लोग, उसको अतिक्रमण मानकर और सरकार ने फरमान जारी कर दिया। अभी कैमूर में, अभी बक्सर में और जगह भी होगा कि आप खाली कीजिए और नहीं तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, सरकार की यह पॉलिसी, हम नहीं कह रहे कि सरकारी जमीन का कोई अतिक्रमण कर ले और उसको सरकार छोड़ दे सीधे, हम यह नहीं कह रहे, लेकिन अगर कोई 100 साल से 150 साल से रह रहा है घर बनाकर, उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, तोड़ दीजिएगा, सड़क पर आ जाएगा, तो क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है कि उसके लिए पहले हम इंतजाम कर दे, पहले जमीन कहीं दे दे, घर बना दे, और फिर तोड़ना हो तब फिर उसको वहां से शिफ्ट करके फिर उस जमीन को ले। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अगर उस जमीन की उपयोगिता बहुत नहीं है दूसरे रूप में, तो जहां लोग रह रहे हैं उसी का पर्चा दे दे लोग, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जहां लोग रह रहा है, तो सरकार ऐसा इंतजाम कर सकती है, सरकार को करना चाहिए। इस शिविर के माध्यम से हम जोरदार ढंग से सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग भी भूमिहीन है, कोई दूसरी जमीन नहीं है और पुश्त दर पुश्त लोग घर बनाकर सरकारी जमीन पर भी अगर रह रहे हैं, तो उनको या तो सरकार बंदोबस्ती का कागज उसी जमीन के लिए दे दे, और उसमें कोई बहुत कठिनाई हो तो पहले जमीन देकर घर बनाकर तब उनको वहां से हटाने का काम करे। सीधे बुलडोजर लगा देना, नोटिस थमा देना कि खाली कीजिए, यह अन्याय है। और ऐसा अन्याय बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट दलितों के खिलाफ शुरू हो गया है।
हम सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर इस तरह का न्याय बिहार में चलेगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमारे लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। हम आप सब लोगों से भी कहना चाहते हैं, आप लौटिए अपने अपने जिला में, और जहां भी कहीं ऐसा हो वहां के अधिकारियों से बात कीजिए कि भाई इनको बसने का पहले कोई इंतजाम कीजिए, फिर इनको हटाइए, और नहीं तो कागज इसी का दे दीजिए, और न करे तो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाइए, आंदोलन चलाइए। और आवश्यकता अनुसार यहाँ जो बैठे हुए नेता हैं इनको भी बुलाइए, लोग आवेंगे और वहां लड़ने का काम करेंगे। तो इस रूप में ऐसा ऐसा निर्णय सरकार का होता है। अभी कुछ दिन पहले आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से 18 साल के बाद अपने निर्णय को उन्होंने पलट दिया। हम लोग लगातार बोलते रहे, सरकार ने एक बार ध्यान नहीं दिया। शिक्षकों की बहाली की जो नियमावली है, नीतीश जी जब सरकार में आए तब से वही नियमावली चल रही थी, और हम बार बार कह रहे थे कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो शिक्षक आएंगे स्कूल में, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। और सच में वही हो रहा था, सच में वही हो रहा था। और इसलिए जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे शिक्षा सुधार के नाम पर, तब 25 सूत्री जो मांग हमने रखी थी उस समय सरकार के सामने, आप सब लोगों के यहाँ होगा, बहुत सारे साथी होंगे जिनके घर में, उस मांग पत्र को निकाल कर देखिएगा। उसमें पहली मांग हमारी थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया बिहार में है, इस प्रक्रिया को सरकार बदले, और उसको बदल करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई उसी स्तर का दूसरा आयोग बनाकर उससे शिक्षकों की बहाली सरकार करे। हम लोग लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि जो बहाली की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की बहाली का मतलब बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना था। बच्चों का भविष्य निरंतर बर्बाद होता चला गया। तो उस समय हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं हुआ, और 18 साल के बाद अब जाकर नीतीश कुमार जी को यह बात समझ में आई कि वह निर्णय उनका गलत था, और अभी कुछ दिन पहले किया है कि अब बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। नीतीश जी 18 साल में आपने अपने निर्णय को पलटा, और इतने दिनों में आपने मान लिया कि आपका निर्णय सही नहीं था, इससे नुकसान हो रहा था, तभी तो इस निर्णय में आपने बदलाव किया। और सच है कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। तो नीतीश जी भी जब समझ गए कि बच्चों का बर्बाद हो रहा था उनकी पॉलिसी के कारण, तब आपने निर्णय बदला है। नीतीश जी ठीक किया, निर्णय बदला, लेकिन इन 18 वर्षों में जिन बच्चों का भविष्य उन विद्यालयों में बर्बाद हो गया, आप बताइए नीतीश जी, उनके माता पिता को जवाब देना पड़ेगा आपको कि इन बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत उनके भविष्य को फिर वापस लाने का काम कर सकती है क्या? नहीं हो सकता है। जो बर्बाद हो गए बच्चे इन विद्यालयों में ऐसी पढ़ाई के कारण, अब कोई दुनिया की ताकत उनके भविष्य को नहीं संभाल सकती। तो अब जाकर उन्होंने परिवर्तन किया। पहले कर लिया होता, और जो परिवर्तन किया इसमें भी कुछ ऐसा पेच ला दिया कि जो शिक्षक लोग हैं, अब उनकी परेशानी अपनी जगह है, उनकी परेशानी है। कहने के लिए कहा कि हमने राज्य कर्मी के संवर्ग में इनको शामिल कर दिया, लेकिन वास्तव में कहने के लिए राज्यकर्मी बनाए जाएंगे लोग इस नियमावली के तहत। वास्तव में जो राज्यकर्मी हैं उनके कंपैरिजन में उनका वेतन बहुत ही कम, जो सुविधाएं हैं वो अभी बहुत कम, और कहने के लिए राज्यकर्मी। इस तरह की जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को राज्य की सरकार को सुधार करना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और तब जाकर कोई निर्णय कीजिए। नीतीश जी तो मुकम्मल कीजिए, जिसमें शिक्षकों का हित भी देखिए, बच्चों का भी हित देखिए, अभिभावकों का भी हित देखिए, और तब कोई निर्णय लीजिए, तब कोई निर्णय लीजिए। तो निर्णय इसी तरह से लेते रहते हैं, बाद में उनको खुद ही कदम वापस करना पड़ा। भाई और मित्रों, अभी जो शराब के मामला में हम सब लोगों ने अपने एजेंडा में लिखा है
कि जो शराब की नीति है राज्य सरकार की, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और इसकी समीक्षा की जरूरत है, हम लोगों ने लिखा है उस दिन, अगर आपने देखा होगा। हम मानते हैं कि शराब गलत है, शराबबंदी जारी रहनी चाहिए, हम मानते हैं। बता रहे थे माधवानंद जी, घर घर में शराब परोसने का काम किसने किया था? घर घर में शराब तो आप ही ने परोसा नीतीश जी। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन उसके बाद जो कानून बना है, उस कानून का इस्तेमाल कहीं शराब को रोकने में हो रहा है क्या? शराब को रोकने में उस कानून का इस्तेमाल होता तो आज एक मोबाइल पर फोन कीजिए और आपके घर शराब उपलब्ध है। होम डिलीवरी का सिस्टम बन गया। कहां शराब उपलब्ध नहीं है? कहां शराब उपलब्ध नहीं है? हर जगह शराब उपलब्ध है। तो जब कानून बनाया आपने, वह कानून किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो शराब हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इनके जो खोजने वाले लोग हैं वह गरीबों की झोपड़ी में जाते हैं खोजने के लिए, गरीबों की झोपड़ी में खोजने जाते हैं। अरे खोजना है नीतीश जी तो किसी दिन अचानक छापा मरवा लीजिए ना, आप अपने अगल बगल का जो आपका आवास है, चाहे अधिकारियों का आवास हो या माननीय लोगों का आवास हो, पता चल जाएगा ना कि कहां शराब है। पता, सच में हम बोले, पता चल जाए। अरे वहां 2-4 लोग होंगे जो शराब नहीं पीते होंगे, उनके यहां नहीं मिले। वो तो शराब फ्री भी रहे तो भी उनके यहां नहीं मिले, इसलिए कि लोग शराब नहीं पीने वाले भी 2-4 लोग होंगे। तो जो नहीं पीने वाले हैं उनके यहां न मिले, लेकिन जो पीने वाले हैं उन सभी लोगों के घर में, पटना में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें सब में अगर शराब नहीं मिल गई, आप जरा एक बार जांच करवा लिए नीतीश जी। लेकिन नहीं करेंगे कहां? अब कोई पासी समाज का आदमी है, अब किसी तरह से खजूर पर से उतार के ले आया, अब उसके घर में जाकर 4 डंडा लगाएगी भी इनकी पुलिस। आबकारी वालों को तो टारगेट दिया गया है कि महीना में इतने लोगों को गिरफ्तार करके भेजना है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शराब बंद है और एक तरफ टारगेट दे रहे हैं अपने अधिकारियों को कि इतने लोगों को शराब के जुर्म में, शराब पीने के जुर्म में जेल भेजना है। ये कौन सा न्याय है भाई? तो गरीबों पर डंडा चलाने का काम आपकी पुलिस कर रही है। जो गरीब लोग हैं उनके यहां हर तरह से परेशानी। जो पासी समाज के लोग हैं, दुसाध समाज के भी कुछ लोग हैं जिनका धंधा था कि तारी बनाते थे लोग, तार से उतारते थे, बेचते थे, उनका परिवार चलता था। अब बीच बीच में नीतीश जी बोलते हैं कि उनका रोजगार छिन गया, तो कौन नीरा या पीरा क्या बनाते हैं? नीरा बनाते हैं। अरे नीरा कहां बनता है भाई? कहीं नीरा बन रहा है क्या? अब पता नहीं कैसे नीतीश जी सोच लेते हैं। अरे वास्तव में अगर है तो कुछ धंधा का दूसरा उपाय करते कि नहीं करते आप? तो कोई धंधा का उपाय नहीं आपने किया और उनका रोजगार भी छीन लिया। तो एक तरफ आप कहते हैं कि पलायन नहीं होगा, हमारे यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, वहां से यहाँ आएंगे, अब धंधा यहाँ मिलेगा। और जिनको धंधा मिला हुआ था उनका भी धंधा आपने छीन लिया। और मीडिया के लोग जब सवाल करेंगे तो कहे कि नीरा बना रहे हैं। कौन सी नीरा बना रहे हैं? नीरा के नाम पर आप पीरा दे रहे हैं गरीब लोगों को। कोई नीरा उड़ा नहीं बन रहा, कोई नीरा उड़ा नहीं बन रहा। तो इस कानून की समीक्षा इस रूप में जरूरत है कि नहीं जरूरत है? और थोड़ी जरूरत है। अब देखिए, हमने कहा ना कि वोट के लिए सब कुछ नीतीश जी करते हैं। गरीबों को कहां परेशानी, इसके लिए कोई निर्णय नहीं। अब उनको लगा कि चुनाव का समय करीब आ रहा है, तो जो मुआवजा शराब पीने के कारण कुछ लोग जो मर गए हैं, मर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों की मृत्यु हुई तो उसमें घोषणा उन्होंने किया कि उनको हम 4-4 लाख रुपया उनके परिवार को देंगे। अगर यही बात 3 महीना पहले कोई नीतीश जी से कहता तो नीतीश जी लाठी लेके उसके सामने खड़ा हो जाता। और विधानसभा में देखा था आप सब लोगों ने ना, किस तरह से चिल्ला रहे थे जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी उस वक्त शराब पीने के कारण। और बिहार विधानसभा में सवाल उठा कि उनके परिजनों को आप मुआवजा दीजिए, सरकार मुआवजा दे, क्योंकि पीने वाले
चले गए, उनके परिवार का क्या दोष है? उन बेचारे लोग परेशानी में हो गए हैं तो उनको मुआवजा दीजिए। तो क्या गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे नीतीश जी उस समय? जो पिएगा मरेगा, मरे मरे। अरे भैया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने कह दिया कि जहां जाना है जाए जाए, अब जनता को भी कहेगा मरे मरे मरे। ये कौन मुख्यमंत्री हुआ? ये क्या मतलब हुआ? तो जो पिएगा वो मरेगा। क्या क्या भाषण दे रहे थे आप? नीतीश जी जब उस तरह से तेवर अपने भाषण दे रहे थे तो अब जाके क्यों कहा आपने कि जिनकी मृत्यु हुई है छपरा या कहा कौन जिला में? अभी छपरा जिला में, तो उसके लिए 4 लाख मुआवजा की घोषणा की कि नहीं उन्होंने? तो उल्टा पलटी निर्णय करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब उनको लगेगा कि अब वोट गड़बड़ होने वाला है। वोट गड़बड़ होने वाला है, चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव आ रहा है तो वोट के लिए सब कुछ करेंगे, जनता के हित के लिए कुछ न करें। और जानते हैं, जानना चाहिए आप लोग क्यों ऐसा है। नीतीश जी के मस्तिष्क की बनावट ही कुछ ऐसी है। देखिए, दूसरा किसी की राय कभी सुन ही नहीं सकते हैं। जो उनको लगता है कि सही, वही सही। मतलब आप कोई राय दीजिए तो उनको लगता है कि हमारा विरोधी है, अगर उनके मन के विपरीत की राय हो जाए। सीधे तौर पर कहिए तो नीतीश जी आत्ममुग्धता के शिकार हैं। आत्ममुग्ध कोई हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि हम जो है वही सही, बाकी सब बेकार। हम बहुत बड़ा विद्वान, बाकी सब मूर्ख है। हम हरिश्चंद्र और बाकी सब चोर। यही उनकी मानसिकता है। अरे भैया, हम बहुत ईमानदार हैं, यह कहने का हमको पूरा हक है, लेकिन यह कहने का हक किसने दे दिया कि बाकी बैठे हुए लोग जो है सब चोर हैं? हम ईमानदार हैं, ठीक है, मानेंगे हम अपने को अगर हम ईमानदार हैं, लेकिन बाकी लोग चोर हैं, यह कहने का हक कैसे हो गया भाई? यह कैसे हक हो गया? हम बहुत विद्वान हैं, ठीक है, रहिए आप विद्वान, क्या दिक्कत है, लेकिन हम बहुत विद्वान, इतना कहिए, ठीक है, लेकिन बाकी सब मूर्ख, यह कहने का हक कैसे हो गया? आप ही विद्वान नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। आप ही हरिश्चंद्र नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। तो यह जो उनकी मानसिकता है, इस मानसिकता के चलते ऐसी स्थिति है। इसलिए कोई निर्णय 18 साल के बाद संशोधन कर रहे हैं, कोई निर्णय गला फाड़ फाड़ कर विधानसभा में चिल्लाने के बाद अब जाके कर रहे हैं उसमें संशोधन। तो कर रहे हैं। कुल मिलाजुला कर स्थिति यही है कि नीतीश जी अपने राजनीति की पूर्ति के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेते हैं। जनता का हित कभी इनको ध्यान में नहीं रहा है, और जब इतने दिनों तक नहीं रहा है तो अब तो ऐसे ही गैल भैंसिया पानी। अब कहा, अब तो भैंसिया पानी में चली गई है, अब कहा। और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं, आपको भी पानी में लेते चले जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी पानी में लेते चले जाएंगे। तो आप बैठ ही गए हैं तो क्या किया है? अरे यहाँ आते थे टांगा पर बैठते थे, हम लोग को भी अच्छा लगता था। राजगीर में पहले शिविर हुआ, हम भी आए थे उनके साथ, तो टांगा पर बैठे थे, फोटो खिंचाया था, अखबार में छपा था, तो वो अच्छा लगता था कि चलिए टांगा पर बैठे हैं, टांगा लोगों को बैठाने के लिए है तो बैठे हैं। तो अब बैठ गए भैंस पर। भैंस पर लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे उड़न खटोला पर, तो लालू जी तो उड़न खटोला पर बैठे थे, और लालू जी ने नीतीश जी को कहां बैठा दिया? कहां बैठा दिया? भैंस पर। तो बताइए, सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय यही है कि अपने उड़न खटोला पर बैठते थे और जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं उनको भैंस पर बैठा रहे। यह भी सामाजिक न्याय नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय कैसे हो, हर जगह सामाजिक न्याय की जरूरत है, और हमारी पार्टी तो सामाजिक न्याय की जो मूल भावना है उसको ईमानदारी से आगे बढ़ाकर ले चलने का काम करेगी। यह हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों का संकल्प है। मुझको लगता है कि समय
अब ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए विराम देना पड़ेगा। वरना अभी तो आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, नहीं हो रही है। लेकिन खैर, तो सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूती देने के लिए जाइए, गांव-गांव में लोगों के बीच जाइए, लोगों के सवालों को लेकर लड़ने का काम, भिड़ने का काम, पार्टी का कार्यक्रम उसके लिए बनाइए। पार्टी आप सब लोगों का भी ख्याल हर तरह से रखेगी और मिलजुल कर हम सब लोग पूरी एकजुटता के साथ जिस मकसद से दल को हम सब लोगों ने बनाने का काम किया है, उस मकसद में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे और बिहार को भी फिर से 2005 के पहले की स्थिति में लौटने से बचाएंगे। न सिर्फ बचाएंगे, बाकी आगे आने वाले दिनों में बिहार को बनाने का भी काम करेंगे। किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, अति पिछड़ा भाइयों के लिए भी, अनुसूचित जाति के लिए भी, सब लोगों के लिए, समाज के किसी भी वर्ग के लोग हैं, सब लोगों के कल्याण के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का 3 दिनों तक आप सब लोगों ने यहाँ रहकर इस तमाम चर्चाओं में भाग लिया और बहुत धैर्य के साथ सुना भी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और जिन मित्र साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।